तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्लास 12 के चैप्टर पे। तो हम लोग कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज का टॉपिक है हमारे पास दैट इज टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? दैट इज द F.W. टेलर इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं टेलर्स के प्रिंसिपल्स, क्लियर है। तो यहाँ पे टेलर का प्रिंसिपल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके यूनिट टेस्ट होंगे उसमें भी इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरलीज होते हैं या प्री बोर्ड्स होते हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, टेलर के प्रिंसिपल्स या फिर फेयोल के प्रिंसिपल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं टेलर की सिर्फ अकेले यही एक वीडियो प्रिपेयर की है, या मैंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है और कोशिश की है कि जितना आसान से आसान आपको ये प्रिंसिपल समझ में आ जाए उतना अच्छा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या, कि ये टेलर कौन है और ये इन्होंने ऐसे कौन से साइंटिफिक मैनेजमेंट के इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स दिए। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे इनका कहना है कि भाई साहब F.W. टेलर अमेरिका से थे ये। Let the foundation of management as a science consistent of the fundamental principles. He was the first expert to suggest the use of the scientific method of measurements and study for solving the managerial problem. Clear है? तो यहाँ पे इन्होंने एक साइंटिफिक मैथड, ठीक है, एक जिसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई साहब अगर हमें 5th माले की बिल्डिंग पे जाना है तो नॉर्मल सी बात है कि अगर हमें 5th माले की बिल्डिंग पे जाना है तो पहले 1st में जाएंगे, फिर 2nd में, फिर 3rd में, 4th, देन टू द 5th। तो यहाँ पे हमें ये समझना पड़ता है कि अगर हमें कोई भी काम करना है तो वो हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से करना है, एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से करना है। हम डायरेक्टली 5th फ्लोर पे नहीं जा सकते, तो वो हमें एक पूरा प्रोसीजर होता है कि भाई साहब पहले हमें 1st में जाएंगे, फिर 2nd, देन सो ऑन। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, टेलर की भी हैं, लॉरेंस की भी हैं, पीटर ड्रकर की भी है। तो उठा लेते हैं, सीधा टेलर की उठाते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। तो यहाँ पे ये जो टेलर है ये कह रहे हैं कि आपको ये देखना है कि आपने क्या करना है और जो आपके जो एम्प्लॉयज है वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं और कितने ही इजी तरीके से और कितने सस्ते तरीके से वो कर सकते हैं। तो दैट वाज हिज साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि इनके जो प्रिंसिपल्स हैं ये अपने प्रिंसिपल में क्या कह रहे हैं। पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दिस मीन्स दैट कि अगर हम लोग देखें तो जितनी भी ईच एंड एवरी जॉब है, सभी जो जॉब है वो हमें एक साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। मतलब जो भी हम लोग सीखते हुए आए हैं तो मतलब एक स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, रादर देन टू मेक द एरर्स एंड टू मेक द मिस्टेक्स। ठीक है, मिस्टेक्स करने से अच्छा है कि पहले आप उस चीज को सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसको प्लान कर लीजिए और प्लान करने के बाद तब आप वो काम करिए। गलतियां मत करिए। गलतियों से क्या होता है, एक तो आपका टाइम वेस्ट होता है और वहां पे आपका रिसोर्स भी वेस्ट होता है। तो आप गलतियों को हटाइए। ठीक है, पहले आप उसके बारे में जान लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तब आप वो काम करिए। जो भी आप काम कर रहे हो वो जो सारा ही काम है वो आपका एक प्री प्लान होना चाहिए कि हाँ मैंने ये काम करना है, तो हमने उसकी एक प्लानिंग बना ली है। और प्लानिंग करने के साथ साथ जितने भी आपके जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, जो भी इक्विपमेंट्स है, जो भी मटेरियल है, दैट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड। ठीक है, अच्छे होने चाहिए जिससे कि उस रिसोर्सेज से या आपके उस जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उससे आपके रिजल्ट में कोई फर्क ना पड़े। ऐसा ना हो कि आप पुराना यूज कर रहे हो और रिजल्ट ही बिल्कुल चेंज हो गया। तो आइए देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है कि ईच एंड एवरी जॉब एंड द मेथड ऑफ डूइंग इट शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस रादर देन ऑन ट्रायल एंड एरर्स। ठीक है, द टास्क टू बी परफॉर्म शुड बी साइंटिफिकली प्लान्ड। साइंटिफिकली एक प्लानिंग होनी चाहिए, हम लोगों को वो चीज प्री प्लान करनी पड़ेगी। क्लियर है, जिससे कि हमारी जो गलतियां हैं, जो एरर्स है, वो कम हो सके। तो द टास्क टू बी परफॉर्म शुड बी साइंटिफिकली प्लान्ड, the material, equipments and the working conditions should be standardized. The amount of work to be done should be decided through the objective study. Clear है? तो यहाँ पे जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव पहले डिसाइडेड होना चाहिए कि हाँ हमें ये अचीव करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहां पे काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है। तो दैट मीन्स टू से कि जो भी जहां पे भी जितने भी एम्प्लॉयज हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में या जितने भी जो एम्प्लॉयर्स है उनके बीच में एक हेल्दी रिलेशन होना चाहिए।
जिसे कहते हैं ना कि भाई साहब व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो वहां से सिंपली होता है क्या, जब व्यवहार अच्छा होता है, नौकरी देने वाला और नौकरी करने वाला जब दोनों के जब रिलेशंस इतने अच्छे हैं, तो जो एम्प्लॉय होता है वो बहुत ही डेडिकेटेड होकर के काम करता है। मतलब इतना ज्यादा हाईली डेडिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उसका एम्प्लॉयर जो है वो नाराज ना हो जाए और वो उससे कोई कंप्लेन ना करे कि भाई साहब आपने ये गलती कर दी, ये गलती कर दी। तब वहां पे एक रेपुटेशन बात आती है। तो दोनों कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस वजह से हमें जो काम है बहुत ही लॉयल्टी के साथ करना चाहिए और बहुत ही फेयरनेस के साथ, एक ट्रस्ट के साथ करना चाहिए, जिससे कि सामने वाले को मेरे ऊपर ट्रस्ट है और हम और जो एम्प्लॉयर जो मेरा है, हमारा और उसका जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा बना रहे। क्लियर है? तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, जो भी हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हमारा पूरा ही वो एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए हम लोग वर्क कर रहे होते हैं, जो हमारे काम आने वाला है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। देयर शुड बी हेल्दी कोऑपरेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। Taylor advocated a complete mental resolution on the part of the both management and workers. क्लियर है? तो मतलब ये तो ना कि मेंटली मतलब स्ट्रांग हो जाता है जो एम्प्लॉयज होता है वो बहुत ही अच्छे से। क्यों? क्योंकि वो उसको अप्रेज भी तो करेगा, ठीक है, तारीफ भी करता है, रिवॉर्ड्स भी देता है, सब कुछ करता है एम्प्लॉय जो है। Management should adopt an enlightened attitude and share the gain of productivity with workers. ठीक है? वर्कर्स ऑन देयर पार्ट शुड वर्क विद द डिसिप्लिन एंड द लॉयल्टी। ठीक है, अच्छे से काम करना चाहिए एक डिसिप्लिन के साथ और एक लॉयल्टी, एक ऑनेस्टी होनी चाहिए काम के प्रति। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो भी बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्रॉफिट्स की जब बात आती है तो हमारा जो वर्कर्स होते हैं और जो मैनेजमेंट होता है उनके बीच में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि भैया वर्कर को कम परसेंटेज मिलेगा और जो मैनेजमेंट होता है जो टॉप लेवल पे होता है तो उनको ज्यादा परसेंटेज मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने इसका एक ये सॉल्यूशन निकाला है कि सिंपली होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग सरप्लस जो प्रॉफिट आता है उसी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो मतलब फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब जब सरप्लस प्रॉफिट बढ़ेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है जो हमारा प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। और जब दोनों ही साइड को, वर्कर भी और जो मैनेजमेंट है, तब दोनों क्या होगा, दोनों ही एक गुड अमाउंट ऑफ जो सरप्लस जो प्रॉफिट आएगा उसको वो एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स अराइज मेनली ऑन द डिविजन ऑफ सरप्लस। क्लियर है? Division of surplus. Taylor suggested that the best way to resolve the conflicts is to increase the size of surplus so that each side can have a large share. ठीक है, तो मतलब सरप्लस को ही बढ़ा दो, कम नहीं करना है, सरप्लस को ही बढ़ा दो। ठीक है, तो अच्छा इनकी भी एक चाल है। ठीक, तो मैनेजमेंट एंड वर्कर्स हैव अ कॉमन इंटरेस्ट इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। तो भाई साहब अगर सरप्लस बढ़ाना है तो हमारे पास क्या बढ़ना चाहिए, प्रोडक्टिविटी। तो इसके लिए वो वर्कर और जो मैनेजमेंट है दोनों ही लोग जी जान से काम करेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे जो टेलर है इनका यह मानना था कि जो प्लानिंग है और जो वर्किंग है ये दोनों ही एक जो डिपार्टमेंट है ये अलग अलग काम करने चाहिए। मतलब जो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है उसका काम होना चाहिए प्लानिंग का, तो वो प्लानिंग बहुत अच्छे से करे और जो बाकी जो वर्कर है वो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो काम करें। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट का भी काम आसान हो जाएगा, भाई उनको सिर्फ प्लानिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे वर्कर्स का भी आसान काम हो जाए, क्या कि भाई साहब जो टॉप से जो ऑर्डर आ रहा है बस उसके अकॉर्डिंग हमें वहां पे काम करना है, अपने मन से कोई भी काम नहीं करना है। तो दोनों ही लोग जब अपना अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे तो हमारा जो एक XYZ जो काम है वो अच्छे तरीके से वो हो पाएगा और परफेक्टली हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि टेलर सजेस्टेड separation of planning from operational work. Management should concentrate on planning the job of workers and workers should concentrate on performance of the work. Next principle है हमारे पास साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। क्लियर है? तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जितने भी जो वर्कर्स हैं या जो मैनेजर्स हैं अगर उनकी ट्रेनिंग हो रही है तो उस हिसाब से होनी चाहिए कि एक्चुअली में वो लोग किस पोजीशन के लिए उनको हम तैयार कर रहे हैं या किस पोजीशन के लिए हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो अगर जब हमें यह मालूम होगा कि भाई साहब हाँ मैनेजर को हमें भाई साहब उसको ब्रांच संभालनी तो इसके उसके अकॉर्डिंग हमें उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो भाई उसको ट्रेनिंग देना सार्थक हो जाएगा। और जो भी जो ट्रेनिंग हो रही है ना या सिंपली वो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए होती है।
मतलब ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग दे करके आपको एक वो एहसान नहीं कर रहा ना, आप ट्रेनिंग ले करके कोई एहसान कर रहे हो। वो किसी भी अगर पर्सन को ट्रेनिंग दी जाती है जस्ट टू इंश्योर दैट कि भाई साहब वो ट्रेनिंग अच्छी हो और उस पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो ग्रूम करे। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वर्कर शुड बी सेलेक्टेड एंड ट्रेन कीपिंग इन व्यू द जॉब रिक्वायरमेंट्स। जॉब रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से हम सामने वाले को ट्रेनिंग देंगे। ईच एंड एवरी वर्कर शुड बी एनकरेज टू डेवलप हिज फुल पोटेंशियल, कि मतलब अच्छे से उसको ट्रेनिंग लेनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि मतलब वो खुद भी तो एक ग्रूम करेगा। ठीक है, वो पोजीशन के लिए ना जा भागे पीछे, बस ये ध्यान रखे कि अगर उसको कुछ सिखाया जा रहा है तो वो उसको कहीं ना कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम में वो काम जरूर आएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो भी हम लोग रिसोर्सेज या जो भी टूल्स जो भी इक्विपमेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि मतलब वो हमारे काम आ सके। ठीक है, क्योंकि उन्हीं पे हमारा जो आगे जो रिजल्ट होता है वो डिपेंड करता है और वो हमारी एफिशिएंसी और क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास मेंटल रिवोल्यूशन। तो मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सिंपल आप ऐसे समझिए कि जितने भी जो एम्प्लॉयर हैं जो एम्प्लॉय है उनका रिलेशन अच्छा तो होना चाहिए, नो डाउट, लेकिन कभी कभी एट पॉइंट ऑफ टाइम में इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं। तो इस चीज को दूर करने के लिए आप ये समझिए कि अगर कोई बॉस या कोई एम्प्लॉयर किसी ने आपको डांट दिया है या कुछ मतलब कुछ बोल दिया है गुस्से में या कुछ भी, तो नॉर्मल से आप ये बात समझिए कि उसने अगर कुछ कहा है आपसे तो वो आपके बेनिफिट के लिए कहा है, मतलब वो आपसे उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बिकॉज ही एंड यू बोथ आर प्रोफेशनल्स। यहाँ पे पर्सनल कुछ भी नहीं है, बस आप ये समझिए कि अगर उसने कुछ कह दिया है आपसे तो आप वो गलती दोबारा मत रिपीट करिएगा। ठीक है, और आपको ये भी देखना चाहिए कि जो हमारे पास जो एम्प्लॉयर है ही इज अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, बिकॉज जो एम्प्लॉयर वो इंडस्ट्री में भी वो एक एम्प्लॉय के रूप में ही है। ठीक है, मालिक नहीं है वो, बस ये है कि भाई साहब वो जो इंडस्ट्री है अगर आप मतलब खुद को भी वो उसका हिस्सा मानता है ना भाई साहब, वो अपना जो टाइम दे रहा है वहां पे उसको जो इतना जो डेडिकेशन इंडस्ट्री के प्रति वो दिखा रहा है, तो वो क्यों दिखा रहा है, उसे क्या मिल रहा है वहां पे। जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने आप को और मतलब आप भी उसको मानिए कि हाँ भाई साहब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका एक पार्ट है, और जो एम्प्लॉयज है हमारे पास आप ये समझिए कि जो वो सामने वाला कह रहा है ना एम्प्लॉयर, तो वो आपके भले के लिए कह रहा है कि मतलब कुछ आप अच्छा करो और वो जो मिस्टेक्स है ना आप उनको प्लीज दोबारा रिपीट मत करिए। क्लियर है, तब आप देखिए काम करके, तब क्या कोई कुछ कह पाएगा आपको। देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है ना कि टेलर सजेस्टेड अ बेसिक चेंज इन एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज शुड कंसीडर एम्प्लॉयर्स एज पार्टनर इन इंडस्ट्री। सिमिलरली एम्प्लॉयज मस्ट ट्रीट एम्प्लॉयर एज देयर फादर फिगर एंड वेल विशर। मतलब कोई दुश्मन नहीं है, समझ में आ रहा है। अब आइए देखते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। तो अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला है टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी थ्रू द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टूल्स इक्विपमेंट्स एंड द मेथड एंड बाय ट्रेनिंग वर्कर्स। क्लियर है, हमारे पास इक्विपमेंट्स अच्छे होने चाहिए, हमारे पास जो भी क्वालिटी होनी चाहिए वहां पे, और हमारे पास जो ट्रेन्ड वर्कर्स भी होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट थ्रू प्रॉपर प्लानिंग एंड द कंट्रोल। नॉर्मल सी बात है कि जब हम लोग अपने जो रिसोर्सेज है जब हम लोग उसको ऑप्टिमम यूज करेंगे, अपना जो वेस्ट है वो कम करेंगे और सटीक प्लानिंग होगी तो हमारा जो इनपुट कॉस्ट आएगा वो कम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आउटपुट थ्रू साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। अब आइए देखते हैं हमारे पास नया जो टॉपिक है, ये है हमारे पास एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो अभी तक जितने भी हम लोगों ने जो 7 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं वो पहली बात तो इम्पोर्टेंट है ही, नो डाउट। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और जब आप ग्रेजुएशन में आएंगे तब भी ये फेयोल और टेलर के प्रिंसिपल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, अब जो जितने भी अभी तक हम लोगों ने इनके प्रिंसिपल्स पढ़े हैं टेलर के, अब इनके देखते हैं कि एडवांटेज कहाँ पे है, एम्प्लॉयर्स के रिस्पेक्ट में, एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में और सोसाइटी के रिस्पेक्ट में। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है टू द एम्प्लॉयर्स। तो यहाँ पे सबसे पहला भाई साहब हाई प्रोडक्टिविटी। ठीक है, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट जो कॉस्ट है वो हमारे पास कम होना चाहिए, हाई प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, ऑप्टिमम यूज होना चाहिए, कितना कम से कम हम लोग अपने रिसोर्सेज में वेस्ट कर सकते हैं उतना। ठीक है,
एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ वर्क, और भाई साहब जो हमारा काम करने का तरीका है, जो क्वालिटी अपने वर्क की उसको बेटर करना, उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। नेक्स्ट है टू द एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट में देखते हैं तो इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। तो वर्किंग कंडीशंस उनकी अच्छी होनी चाहिए, जहां पे वो लोग काम कर रहे हैं हाइजीनिक, साफ सुथरा। हम ये नहीं कह रहे कि एसी लगा दो, बट ये है कि कम से कम इतना तो होनी चाहिए कि आराम से इंसान खड़ा हो सके, उसको काम करने की जो प्लेस है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि बैंक में होता है ना, बैंक में क्या होता है, नॉर्मल बहुत ही क्लीनिनेस होती है, और मतलब जब लोग आते हैं वहां पे बैंकिंग करने के लिए तभी वो अच्छा लगता है उनको, ठीक है। हाई अर्निंग, ये तो हर एक का होता है भाई, जब रेम्युनरेशन है उनको अच्छा मिलना चाहिए। नेक्स्ट है द बेटर स्किल्स थ्रू द ट्रेनिंग। अब जब उनको ट्रेनिंग दी जा रही है तो उनको एक बेटर स्किल्स, गुड नॉलेज देनी चाहिए, जिससे कि वो काम के प्रति तो अच्छा परफॉर्म कर ही सके, प्लस उनकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो भी और ग्रूम हो, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि सोसाइटी के रिस्पेक्ट में क्या है। तो सबसे पहला है कि हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भाई जब आप काम करेंगे तो आपको रेम्युनरेशन अच्छा मिलेगा, और जब रेम्युनरेशन अच्छा मिलेगा तो आप सोसाइटी में थोड़ा सा अच्छे पद पे आएंगे, तो दैट इज यू कैन से हाँ भाई साहब की हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो सभी को अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन। तो भाई साहब जो नौकरी देने वाला है, जो नौकरी करने वाला है, उनका जो रिलेशन है थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, मतलब एक मेंटली भी होना चाहिए और प्रोफेशनली भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग मैथड्स। जो वर्किंग करने का जो तरीका है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अगर हम देख सकते हैं क्या हम लोग कुछ नया कर सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमारे पहले वाले स्टेप से और बेहतर है, ठीक है। नेक्स्ट है हायर नेशनल इनकम। ये तो सभी की है भाई साहब, जो हायर जो नेशनल इनकम है वो भी हर एक कंट्री की इम्प्रूव होनी चाहिए, क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो टेलर के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, 7 प्रिंसिपल्स, ये आपको अच्छे समझ में आए होंगे। एंड आई जस्ट ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। और अगर आपको नहीं समझ में आता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कॉमेंट में पूछ सकते हैं, क्लियर है। और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन पे ये नंबर दिख रहा है, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।